नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का केमिकल इक्वेशंस टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें हमें कैसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, यानी कि राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और दूसरा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये दोनों बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला वीडियो इस चैप्टर का अपलोड कर दिया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशंस, पिछले वीडियो में मैंने आपको केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं वो सब बताया था, और आप कैसे पहचान सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। अब देखिए, जैसे कि मैं ये पिछले वीडियो से ही शुरू करूंगा। मैंने आपको बताया था कि वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हमने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया था। अब देखिए दोस्तों, कौन सी ऐसी गैस है एटमॉस्फेयर में जो कि बर्निंग को सपोर्ट करती है, यानी कि जलाने को, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन। तो देखिए दोस्तों, जो हम जला रहे हैं वो असली में ऑक्सीजन में जला रहे हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब जलाते हैं तो जो वो एस गिरता है ना, काला काला, उसे कहते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने यहाँ पे इसका रिबन लिया और ये हवा में है, इन दोनों को जब जलाएंगे तो ये एस गिरता है। अब सर आप देखिए कि ये देखिए, अब इसमें क्या है ना कि दोस्तों, जो ये रिएक्शन होता है इसमें देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड आरएचएस और ये एलएचएस। तो जो एलएचएस होता है, एलएचएस में जो भी सब्सटेंस होंगे उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो आरएचएस में सब्सटेंस होते हैं उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। यानी कि दोस्तों, आप क्या कह सकते हैं रिएक्टेंट को, द सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट ऑन द एलएचएस ऑफ अ रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट, एंड क्या बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन आरएचएस आर नोन एज प्रोडक्ट। एकदम सिंपल सा है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्ट करने वाले हैं, जो लोग रिएक्ट करेंगे वो रिएक्टेंट, और जो चीज बनेगी वो प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद। और ये जो एरो होता है, अब देखिए यहाँ पे जो जो चीज रिएक्ट करेगी उसको हम प्लस साइन से दिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दो चीज मिलकर एक बना रही है। अब जरूरी नहीं हमेशा एक ही चीज बने, ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, समझ रहे हैं। प्रोडक्ट का कोई ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट होगा, और रिएक्टेंट का भी ऐसा नहीं कि एक ही रिएक्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है, रिएक्टेंट 1 भी हो सकता है, और प्रोडक्ट भी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं कि 1 2 3 4, ऐसा कुछ नहीं है। और जितना भी आपको जोड़ना है उसका प्लस साइन से जोड़ते जाइए। और देखिए दोस्तों, जो ये एरो है, ये जो एरो है, ये डायरेक्शन ऑफ एरो क्या दिखाता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन, यानी कि ये बता रहे हैं कि रिएक्शन ऐसे चालू होकर वहां जाके खत्म होगा, ना कि वैसे से यहाँ आएगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जोड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ये एरो का भी एक मतलब है, वो मैंने आपको बताया। 11th में आप पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, एक ऐसा एरो बनाते हैं 11th के केमिकल रिएक्शन में। उसका 11th में जब आप पढ़ेंगे ना, तो केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का एक चैप्टर होता है, उसमें आप ऐसा एरो बनाते हैं। तो ये एरो का क्या मतलब होता है कि रिएक्शन आगे भी जा सकता है, रिएक्शन पीछे भी आ सकता है। लेकिन आप अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें सीधी बात है कि रिएक्शन आगे ही जाएगा, यानी कि आपको सबसे सिंपल केस पढ़ाया जा रहा है। तो आप लिख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे एलएचएस आरएचएस के एलएचएस आरएचएस में क्या प्रेजेंट होता है वो बताया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब देखिए, अब क्या आपने इतना लिख लिया है? अब देखिए दोस्तों, आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मान लीजिए आपको एग्जाम में ये चीज लिखनी है, अब एग्जाम में आपके पास टाइम कम है, आप इतना स्पेलिंग लिखने बैठेंगे तो दोस्तों आपका पेपर भी छूट सकता है। तो उसके लिए साइंटिस्ट लोग ने, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए साइंटिस्ट लोग ने क्या किया है ना कि हर एक एलिमेंट को एक सिंबल दिया है, जो कि आपको 9th में पढ़ाया गया था। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। देखिए, अब ऑक्सीजन को आप O नहीं लिख सकते, क्यों, मैं वो भी बताता हूँ। ऑक्सीजन का प्रेजेंट ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट पे कैसे प्रेजेंट होती है, O2 में। O के फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन का ये एटम होता है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जबकि मैग्नीशियम अपने Mg की फॉर्म में ही होता है। तो जो जिसमें प्रेजेंट होगा वो वैसा लिखाया जाएगा। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो ये इनका फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइए अपने से, ये होता है MgO।
क्योंकि आपको फॉर्मूला बनाना 9th में सिखाया गया था। कैसे बनाते हैं, Mg2 प्लस O2 2 माइनस Mg2O2, अब 2 कैंसिल हो गया यानी कि MgO। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनाना नहीं सिखाने वाला। तो ये होता है, मतलब देखिए ये पूरा वर्ड इक्वेशन था और इसका मतलब हमने जो बनाया है ये क्या है, ये एक केमिकल इक्वेशन है। ये पूरा वर्ड इक्वेशन था और ये केमिकल इक्वेशन है। तो हमने जो केमिकल रिएक्शन तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और केमिकल इक्वेशन इसमें पढ़ना है। केमिकल इक्वेशन का दोस्तों मतलब अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, केमिकल इक्वेशन ये होगा कि द क्या बोलते हैं, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। समझ रहे हैं कि जो सिंबॉलिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल रिएक्शन को वो होता है केमिकल इक्वेशन। तो देखिए दोस्तों, केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन अगर आपको कहा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन का द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। एकदम सिंपल सी बात है। हाँ चलिए तो इतना लिख लीजिए। ये मतलब मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पहला ही लॉ है। उसका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या था, पहला लॉ मतलब पहला पॉइंट कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, उसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप अगर देखेंगे यहाँ पे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड का दूसरा सेंस होता है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना एटम है, LHS में 1, RHS में 1, ये तो सही है। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2, यहाँ कितना है, 1। तो यहाँ तो एटम कम हो गया, जबकि हमें कहा गया था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यहाँ तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इसे अब जो इसे वापस लाना है हमें, इस एटम को जिसको लाना है वापस से, उसको वो किस प्रोसेस से वापस आएगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसको घर पे इनविटेशन दिया जाएगा, आजा भाई तू आजा। तो इसे लाया जाएगा बैलेंसिंग से, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी कि अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन जिसमें कि ये ऊपर नीचे है काटा, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम मैग्नीशियम से बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यानी कि जो इसका ऊपर नीचे है ना, इसको बैलेंस करके एक पोजीशन में लाएंगे। वो कैसे लाएंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो तब तक आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। मैं तब तक दोस्तों अपने यहाँ पे मार्कर बॉटल से इसको इंक थोड़ा पिला देता हूँ। बहुत प्यासा है बेचारा, मैं भी पानी पीता हूँ, इसको भी इंक पिला देना चाहिए। ये देखिए, इसकी तो पेट पूजा हो चुकी है। तो अब ये आएगा मैदान में। वैसे भी आजकल लोग कहते हैं पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यानी कि पेन की ताकत तलवार से भी ज्यादा होती है। तो ये भी हमारा मार्कर पेन ही हुआ ना। चलिए, तो ये आपने लिख लिया। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे इसी वीडियो में बैलेंसिंग सिखाऊंगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कई बच्चों को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला वीडियो था वो ऐसे कोई काम का नहीं था, मतलब वो इस चैप्टर का बस बेस बनाता है। उसके हाँ जो लास्ट में आपको मैंने 4 पॉइंट्स लिखा है वो आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे मुझे पूछे गए थे स्कूल में। लेकिन देखिए अगर ऐसा कभी हुआ कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो देखिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन आया होगा वो जरूर कहीं बैलेंसिंग से रिलेटेड होगा। यानी कि बैलेंसिंग पढ़ना और बैलेंसिंग को समझना, बैलेंसिंग को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग को आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा जैसे आप मैथ्स करते हैं ना, बिल्कुल वैसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिंक। अब देखिए ये जो एग्जांपल है ना, ये भी क्या बोलते हैं, पिछले वीडियो की एक्टिविटी ही है। उसमें मैंने आपको बताया था एक्टिविटी 1.3 में कि जिंक के ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं। तो मैंने आपको कहा था दोस्तों कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। और मैंने आपको एक और चीज कही थी कि एक गैस निकलती है, वो जो गैस निकलती है ना, उस गैस को कहते हैं हम हाइड्रोजन गैस। अब देखिए हाइड्रोजन गैस की एक बहुत अनोखी बात क्या है कि अगर आपको कभी भी देखना है कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए ना, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये कोई टेस्ट ट्यूब है, कोई भी कुछ भी रिएक्शन हुआ, हाँ मतलब समझ लीजिए कि यही रिएक्शन हुआ, यहाँ पे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल के रखा है, इसमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। अब मैंने तो कह दिया हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन आप कैसे मानेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन गैस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, वो क्या होता है कि ये बर्निंग फ्लेम में
एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसे कहते हैं पॉप साउंड या पॉपिंग साउंड। ऐसे कुछ फट रहा है ऐसा आवाज आएगा, जैसे कि पॉप पॉप, इस टाइप का कुछ आवाज आएगा, समझ रहे हैं। तो इसको कैसे कैसे मतलब चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, जिंक डाल दिया, तो यहां से जो गैस निकलेगी ना, ये जो गैस निकलेगी वो ऐसे बबल्स के फॉर्म में थोड़ा निकलती है। और अगर आप यहाँ पर एक माचिस रखेंगे, उसे माचिस को ऐसे क्या बोलते हैं, माचिस को जला के रखेंगे, हाँ माचिस को समझ लीजिए आपने जला दिया, और उसको आप ऐसे रखेंगे ना, तो जो बर्निंग फ्लेम है ना, इस पर जैसे ये इस पर टच करेंगे ना, ऐसे आपको एक पॉप करके सुनाई देगा, पॉप पॉप पॉप। तो अगर दोस्तों आपको ये साउंड सुनाई देता है तो आप समझ जाइए कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन की गैस है। ये हाइड्रोजन गैस का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक टेस्ट होता है। ये आपके स्कूल में पूछा जा सकता है आपके टीचर की, मतलब हाइड्रोजन गैस का सबसे मतलब ऐसा कोई टेस्ट बताओ जिससे पता चले कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, तो आप बता दीजिएगा कि बर्निंग फ्लेम पे जब हाइड्रोजन गैस मतलब मीट करेगी तो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। चलिए, तो मैं आपको ये रिएक्शन बताता हूँ कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट तो सॉल्यूशन में रहता है और हाइड्रोजन गैस मतलब हवा में एस्केप कर जाती है। हाँ, क्या आपने इतना लिख लिया बे पॉप पॉप पॉप? चलिए, अब देखिए, मैं ये जो ऊपर लिखा गया ये क्या है, ये एक वर्ड इक्वेशन है, हाँ या ना, वर्ड इक्वेशन है ना दोस्तों। तो मैंने आपको कहा कि वर्ड इक्वेशन एग्जाम में लिखना फिजिबल चीज नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पेपर कंप्लीट करने के लिए, और मतलब हम हमारे लिए साइंटिस्ट ने बनाए भी है, उन्होंने हमारे लिए बनाए हैं इन सभी के क्या सिंबल्स, इसके रिप्रेजेंटेशन। तो जिंक का होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का दोस्तों फॉर्मूला होता है H2SO4, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है, ये आप बना सकते हैं खुद से, जिंक सल्फेट क्या होता है Zn2+SO4 2-, ये होता है जिंक सल्फेट का फॉर्मूला। तो आप देखेंगे Zn2SO4 2 गया, बचा ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2। जो ये ऊपर वर्ड इक्वेशन था उसको मैंने केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे बैलेंस करेंगे। देखिए, बैलेंस करना क्यों वैलिड है, मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बैलेंस करने की क्या जरूरत। तो बैलेंस करने की जरूरत इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो कि एटम्स में भी लगता है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसको वैलिड करने के लिए जरूरी है। आप देखेंगे यहाँ पर LHS में कितने एटम्स हैं। LHS में हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहां देखिए, आपने इतना लिख लिया कि नहीं लिख लिया, मैं भी पानी पी रहता हूं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बैलेंसिंग का देखते हैं कि बैलेंस क्या करना है, मतलब कैसे करना है। अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए, LHS में हाइड्रोजन के कितने एटम है, पूरे LHS में 2। मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं, एटम्स इन LHS, और यहाँ पे एटम्स इन RHS, और ये एलिमेंट, जैसे कि हम यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट हुए, एक जिंक है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, 4 एलिमेंट है। तो LHS में जिंक का 1 एटम है, RHS में जिंक का 1 एटम है, यानी कि ये बैलेंस है, कोई तकलीफ नहीं। हाइड्रोजन का 2 है LHS में, और वहां पर भी 2 है, ये भी बैलेंस है। सल्फर का यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो दोस्तों ये भी बैलेंस हुआ। ऑक्सीजन का यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि सबका सारे एलिमेंट्स LHS और RHS दोनों जगह सेम है, मतलब कि एटम्स नाइदर क्रिएट हुए नॉर डिस्ट्रॉय हुए, तो ये अपने आप क्या हुआ, ये बैलेंस इक्वेशन हुआ कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन था। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब मैं इसे बैलेंस करने के लिए लाया और ये पहले से बैलेंस था, तो हो सकता है कि कोई इक्वेशन पहले से ही बैलेंस हुआ रहता है। अब जो नहीं हुआ रहता है उसी को हमें करना है। तो ये आप लिख लीजिए, आपकी मर्जी लिखना है। तो ये मतलब कंपेयर करने का अच्छा तरीका एक टेबल जैसे फॉर्म में। अब ये आपकी नोटबुक में ये टेबल कुछ ऐसा बनेगा, ये टिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी दोस्तों नोटबुक में ये टेबल कुछ ऐसा बनेगा। मैं आपको मेन यहाँ पे आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सिखाने वाला हूँ। वैसे देखिए, इसके एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल करा दूँ, क्योंकि मेन अब जो इस वीडियो में बचा है वो जो मेन बचा है वो मेन बैलेंसिंग ही है।
तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स खोजता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये निर्णय किया है कि मतलब इस एनसीईआरटी में जितने भी बैलेंसिंग के जितने क्वेश्चन है इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में, वो सब कुछ सब करा दूंगा यहीं पे अभी तुरंत। तो देखिए दोस्तों, जो ये था ये पहले से बैलेंस इक्वेशन था, हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि सारा इक्वेशन बैलेंस ही हो। और देखिए बैलेंसिंग के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो के, मतलब जैसे जैसे चलते जाएगा ना वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। बैलेंसिंग के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि पहले मैं एग्जांपल लेता हूं तब आपको रूल्स अच्छे से समझ आएंगे। यहां पे देखिए दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लिया है। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ये है एनसीईआरटी का एग्जांपल। अब इसका जरा नाम देखते हैं। Fe आयरन का सिंबल है, यानी कि ये आयरन है। H2O वाटर, Fe3O4 इसे कहते हैं हम आयरन ऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इसे बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं। यहां पर हम लेते हैं एलिमेंट, यहां पर लेते हैं एटम्स इन एलएचएस, नंबर ऑफ एटम्स इन एलएचएस, और वहां पर नंबर ऑफ एटम्स इन आरएचएस। अब इसे दोस्तों हमें बैलेंस करना है। पहले यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है आयरन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, यही है ना। यहाँ पे आयरन का एलएचएस में कितना एलिमेंट है, मतलब एटम है, ये पूरा एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट है ये, और वो प्रोडक्ट है। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट दो हो गए, मैंने आपको कहा था कि प्रोडक्ट जरूरी नहीं एक ही हो, और वैसे ही रिएक्टेंट भी जरूरी नहीं एक या दो हो, कहीं का रिएक्टेंट में 3 होते हैं, हाँ। तो यहाँ पर एलएचएस में कितने एटम है आयरन के, 1। आरएचएस में कितने एटम है, 3। बैलेंस नहीं है ना। हाइड्रोजन का यहाँ पे है 2 एटम और वहां है 2, हाइड्रोजन तो दोस्तों बैलेंस है। ऑक्सीजन का यहाँ पे है 1 एटम और यहाँ पे है 4 एटम, बैलेंस नहीं है, हाँ या ना। मैंने बस जो वहां पे रिएक्शन दिया है, ये देखिए आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कोई भी रिएक्शन, और आपको कहा जाएगा कि बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आप ऐसे मतलब टेबल बना सकते हैं आपकी समझ के लिए। वैसे कुछ देर बाद आपको टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी स्टार्टिंग चल रहा है तो मैं आपको बनवा रहा हूं। तो आप इतना टेबल बना लीजिए पहले तो। चलिए आपने बना लिया। थोड़ा फास्ट। अब मैं आपको बैलेंसिंग स्टार्ट कैसे करते हैं वो बताऊंगा। देखिए बैलेंसिंग के लिए एनसीईआरटी क्या कहती है ना कि पहला स्टेप है कि इन सबको बॉक्स बनाइए। तो देखिए अब आप बॉक्स बनाइए नहीं बनाइए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो मैं सबको बॉक्स बना देता हूं। बॉक्स बना दिया। अब देखिए यहां पे बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों बैलेंसिंग वहां से उस एलिमेंट से स्टार्ट कीजिए जो कि सबसे ज्यादा है। तो यहां पे सबसे ज्यादा क्या है, मतलब देखिए हाइड्रोजन तो बैलेंस है, आयरन एलएचएस में 1 है और वहां 3 है, और ऑक्सीजन 1 है और 4 है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हुआ। अब बैलेंसिंग कैसे किया जाएगा ना कि यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए मैंने एलएचएस में मल्टीप्लाई किया 4, ऑक्सीजन के सामने 4 मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे यानी कि इसके सामने 4 मल्टीप्लाई हो गया। देखिए एकदम सिंपल सा, जो सबसे ज्यादा है ना उसको इक्वल करना है। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हाँ मैं यही चीज बता रहा था कि एनसीईआरटी बॉक्स क्यों बनाने बोलती है। एनसीईआरटी इसलिए बोलती है बॉक्स बनाने ताकि कोई भी बच्चे इसके जो बेसिक फॉर्मूला है ना उसको चेंज ना कर दे। देखिए बैलेंसिंग क्या होता है कि बेसिक जो फॉर्मूला दिया है वो उसका आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसे मैं 4 हटा के 5 बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो भी करना है वो यहाँ पे करना है, मतलब इसे कोएफिशिएंट बोलते हैं, हाँ। तो यहाँ पे मेरे को 4 मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसके पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 4। अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो 4 हो गया और हाइड्रोजन कितना हुआ, 8 हो गया।
ये देखिए LHS में पहले हाइड्रोजन था 2, लेकिन क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हुआ तो अब हाइड्रोजन हो चुका है 8 और ऑक्सीजन हो गया 4। तो अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, हाँ या ना। ऑक्सीजन तो इधर भी 4 आ गया और उधर भी 4 है, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 एक्चुअली में H से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और O से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन सॉरी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे ना कि अब इसका हाइड्रोजन बैलेंस कर दे। अब देखिए हाइड्रोजन आपको बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो चुका है, हाँ। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 और 2 बैलेंस था, अगर यहाँ से 4 ऊपर गया तो यहाँ भी मैं 4 मल्टीप्लाई कर देता और फिर से बैलेंस हो गया। अब क्योंकि मैंने RHS में मल्टीप्लाई किया तो यहां पर लगेगा। मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर से बताता हूं। देखिए बैलेंसिंग स्टार्ट कैसे होती है, आप एक टेबल बनाइए एटम का LHS और RHS में, फिर जिसमें सबसे ज्यादा भेदभाव है उसी से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में भेदभाव होता है, यहाँ पर 1 एटम था और वहां पर 4 था, तो मैंने 4 और 1 को बराबर करने के लिए यहाँ 4 मल्टीप्लाई किया, लेकिन जो 4 मल्टीप्लाई किया वो LHS में किया और LHS में ऑक्सीजन है वाटर के पास, LHS में ऑक्सीजन है वाटर के पास। तो यहाँ अगर मैंने 4 मल्टीप्लाई किया है तो पूरे कंपाउंड में 4 मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन इसी के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, क्योंकि अब तो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है 4-4, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया और वहां पर 2 ही था। तो क्योंकि यहाँ पर 4 मतलब 4 गुना बढ़ गया है, तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 4 गुना बढ़ गया तो मैंने RHS में भी 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 4 2 8, 4 2 8, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब आयरन बचा है, अब आयरन में भी आप देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दो। अब ये LHS में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पर। तो इसी के साथ मैंने आपको बैलेंसिंग बताई कि अब ये जो नया रिएक्शन होगा वो ऐसा रहेगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं, तो आप एक एक एटम को देखिए। यहाँ पर आयरन है 3, मतलब आयरन के 3 एटम है और RHS में आयरन के 3 एटम है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 2 8 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 2 8 एटम है। यहाँ ऑक्सीजन का 4 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 4 एटम है। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ ये बैलेंस हो गया। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि नहीं, आपने लिखा कि नहीं। मैं अभी आपको इसके सारे एग्जाम्पल इसी वीडियो में करा दूंगा। मतलब कि अभी देखा जाए तो मैं वीडियो खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब नहीं करूंगा खत्म, क्योंकि मुझे बैलेंसिंग करने में मजा बहुत आता है। चलिए तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अब देखिए दोस्तों ये जो एग्जांपल्स है ना, ये सबके सब या तो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट हैं या फिर ये क्या बोलते हैं, मतलब वही एक्सरसाइज के होंगे, मतलब सबके सब एनसीईआरटी के ही एग्जांपल है इन शॉर्ट। और आपको कुछ आए ना आए, एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन आने ही चाहिए। देखिए दोस्तों, तो अब यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे कि यहां लिखा है कि CO ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जब रिएक्शन किया गया हाइड्रोजन से 340 ATM पे, अब आप सोच रहे हैं ये ATM क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूं। तो बनता है CH3OH मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है, ये होता है दारू, इसे कोई पिएगा तो जाएगा मर। सच में मिथेनॉल को कोई पी जाए उसको मतलब क्या बोलते हैं, स्वर्ग का आभास हो जाएगा, उसकी आंखें अंधी हो जाएंगी, उसका शरीर में जलन होगा और बाद में वो जाएगा टपक ऊपर। तो देखिए अब अभी आपने देखा होगा कि ये कुछ रिएक्शन आपको अलग दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पिछले रिएक्शन में यहाँ पर एरो के ऊपर कुछ भी नहीं था। तो देखिए दोस्तों एरो के ऊपर कभी कभी हम यहाँ पर टेम्परेचर लिखते हैं, यानी कि कोई कोई रिएक्शन ऐसा होता है ना, मतलब अभी 10th के रिएक्शन इतने ज्यादा वैसे नहीं है, लेकिन 11th में आप अगर केमिस्ट्री लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 11th में बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि किसी टेम्परेचर पे होते हैं, मतलब कि वो ऐसा नहीं कि नॉर्मल कि आपने कहीं कर दिया तो हो गया। कोई कोई जैसे रिएक्शन होता है नाइट्रेशन नाम का, वो होता है 0 डिग्री पे। अब हमारे घर का जो टेम्परेचर होता है ना दोस्तों, वो कुछ होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप नॉर्मल अपने घर पे वो रिएक्शन करेंगे तो नहीं होगा। तो आपको वो जो 0 डिग्री वाला जो ये टेम्परेचर है ना, इस टेम्परेचर को पकड़ने के लिए मतलब तो ये देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि सारे रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होते। जैसे कि ऐसा नहीं है कि नाइट्रेशन, देखिए अब नाइट्रेशन मैं आपको नहीं बताने वाला वो क्या होता है, लेकिन नाइट्रेशन रिएक्शन 0 डिग्री होता है, वो होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे।
इसका मतलब कि अगर आपके टेम्परेचर एनवायरनमेंट का इतना है तो वो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हमारे घर का टेम्परेचर कुछ 25-26 होता है, इसे रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि ये 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है और ये रूम का टेम्परेचर होता है। तो देखिए दोस्तों, जो ये रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ नाइट्रेशन, ये रूम टेम्परेचर में भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस चाहिए और हमारे घर का कुछ 25-26 होता है। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं जिनमें कुछ टेम्परेचर या प्रेशर कुछ स्पेसिफिक हो, तो या फिर कोई कैटलिस्ट यानी कि जो उसका रिएक्शन का रेट बढ़ा या कम कर सके, तो उस टाइप के जो चीज होते हैं ना दोस्तों, उसको हम कभी कभी एरो के ऊपर लिख देते हैं। आप समझेंगे नहीं, एरो के ऊपर हर बार हर चीज नहीं लिखी जाती, लेकिन कोई प्रेशर है, कोई टेम्परेचर ऐसा स्पेसिफिक है, कोई कैटालिस्ट है, तो उसको हम एरो के ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब हाँ देखिए, एक और चीज बता देता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड की बाजू में जो जी लिखा है ना, इसका मतलब यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को गैस के फॉर्म में लेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड को गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत घातक हथियार है, क्योंकि ये हमारे, छोड़िए मैं आपको नहीं बताने वाला, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ झाला कर देता है। ये चीज आपको 11th में इसी रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो उसके अंदर का आदमी वैसे भी भगवान के ऊपर पास ही जाने वाले है। चलिए, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड को, ये देखिए, ये इसका फिजिकल स्टेट बताती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अगर हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेंगे 340 ATM, यानी कि ये प्रेशर की यूनिट होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब आप सोच रहे हैं प्रेशर की यूनिट तो पास्कल होती है, हाँ या ना, तो ये भी प्रेशर की ही यूनिट है। ये 11th में आपको पता चला है कि ये एक तरह का कन्वर्जन है, जैसे कि ग्राम होता है मास का यूनिट, किलोग्राम होता है मास का यूनिट, तो दोनों तो मास का यूनिट है, वैसे ही पास्कल होता है प्रेशर का यूनिट, और वैसे ही ATM भी होता है प्रेशर का यूनिट। तो देखिए दोस्तों, जब ये दोनों गैस को हम इतने प्रेशर पे मतलब रिएक्ट करेंगे तो हमें बनेगा मिथेनॉल। अब ये दोनों गैस चीज थी, लेकिन जो ये बनाएगी ना वो लिक्विड हो जाएगा। यानी कि हम क्या बता रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन की जो बाजू में लिखा जाता है ना, वो उसका फिजिकल स्टेट बताता ही है। अब इसे जरा बैलेंस किया जाए, क्योंकि हमारा मेन काम तो बैलेंसिंग है ना, ये सब फिजिकल स्टेट ये सब मतलब कुछ खास काम का नहीं है, काम का है केमिकल इंजीनियर्स ये सब के लिए, लेकिन अभी तो आप अपने 10th बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, और मैंने तो सुना है इस बार बोर्ड कैंसिल हो गया। तो ये एग्जांपल लिख लीजिए, ये सब आपको नहीं लिखना है, ये सब देखिए, ये सब आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एग्जांपल लिखना है। चलिए, तो मैंने आपको कहा कि ये एक रिएक्शन है, हाँ, इसे जरा बैलेंस किया जाए। तो यहां पे दोस्तों मैं लिख देता हूं एलिमेंट, यहां पे लिखते हैं उसको नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, और यहां लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। यहां पे दोस्तों क्या क्या एलिमेंट है, एक कार्बन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, COH। कार्बन का LHS में कितना एटम है, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन का एक एटम है और राइट हैंड साइड में एक एटम है, यानी कि कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन का एक एटम है, वहां भी एक एटम है, यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन का, यहां देखिए, हाइड्रोजन का यहां पर 2 एटम है और यहां पर 3 1 4 4 एटम है, 4 एटम हुआ। तो अब इसमें आपको दिख रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। मैंने आपको कहा जो बैलेंस नहीं होता है ना, मतलब जिसमें ज्यादा भेदभाव है उसी को पहले सल्टाओ। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसको मैच करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो देखिए 2 मल्टीप्लाई मैंने कहाँ किया, LHS में, हाइड्रोजन में, मतलब हाइड्रोजन के LHS में, हाइड्रोजन का LHS यहाँ पे हो गया। अब अगर आप अब देखेंगे, कार्बन एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, रिएक्शन बैलेंस बहुत ही सिंपल सा था ना। ये होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल अभी आपका खत्म नहीं होने वाला, अभी आपको सारे एग्जांपल मैं इसी वीडियो में करा दूंगा। अब हम लेते हैं फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं, उसको अभी हम केमिस्ट्री में बैलेंस करना सीखेंगे। मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि बैलेंसिंग आपको जब केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो वो घड़ी आ चुकी है, वो शुभ घड़ी। चलिए थोड़ा जल्दी कीजिए।
नहीं करेंगे तो मैं ऊपर से मिटा ही दूंगा वैसे भी। यहां पर मैं आपको इस बार फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बताऊंगा। यहां पे दोस्तों मैंने लिख लिया एलिमेंट, यहां लिख लिया नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, और वहां लिख लिया नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। चलिए, तो अब मैं अगला जो रिएक्शन लूंगा वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा। फोटोसिंथेसिस में हम ऐसा पढ़ते हैं कि ग्लूकोज होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जो कि ग्लूकोज हवा में जो प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड वो तो प्रेजेंट है ही ना, और सनलाइट और क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, जब ये सब आपस में साथ में रहते हैं तो बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये लोग? ऑक्सीजन, वाटर, और क्या बनाएंगे बताइए? मैं तो तक पानी पी के आता हूं। चलिए दोस्तों, तब मैं आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बताता हूं। देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रहती है, हमने पौधे को पानी दे दिया, सूर्यदेव ऊपर थे ही, क्लोरोफिल उसके अंदर था। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। तो दोस्तों जब ये रिएक्शन होता है, इससे क्या बनता है? इससे बनता है खाना, जो कि होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और बनता है वाटर। अब आप सोच रहे हैं वाटर डाला और वाटर निकला, तो देखिए दोस्तों, वाटर क्यों निकलता है? फोटोसिंथेसिस के मतलब ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, स्टोमेटा से पानी रिलीज भी तो हो रहा है, तो वो वाटर, और साथ में ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस की वजह से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। हाँ, अब जरा इसे बैलेंस कर दे। चलिए करते हैं बैलेंस। जरा देखिए, जरा इसमें क्या क्या एलिमेंट है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। LHS में कार्बन 1 है, RHS में कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, और यहां पर ऑक्सीजन 6 7 8 9 9 ऑक्सीजन है। यहां पर 9 ऑक्सीजन के आइटम्स है। और हाइड्रोजन यहाँ पे दोस्तों 2 है, यहां पर हाइड्रोजन है 12 13 14 हाइड्रोजन है, ये है। चलिए दोस्तों, इसे बैलेंस करते हैं। अब आप सोच रहे हैं यहाँ तो सबका सब बिगड़ा हुआ ही है। अब देखिए दोस्तों, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं ना जिसे याद कर लेना अच्छा होता है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप सोचेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। हाँ, मैं आपको एक बार फिर भी बैलेंस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कार्बन 6, मैंने यहाँ पे 6 लगाया, कार्बन तो बैलेंस हो गया, मतलब इंटू 6 कर दिया, कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन का अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है? यहां पर 2 है, और यहां 12 13 14 हाइड्रोजन है। देखिए दोस्तों, अब इसे आप बैलेंस वैसे नहीं कर सकते, तो इसे मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन मतलब बहुत अजीब सा है। हाँ, यहां अगर मैं 12 लगा देता हूं, यहां लगता है मैं कुछ बैलेंसिंग में गड़बड़ी कर रहा हूं क्या? एक बार एनसीईआरटी रिफर की जाए। नहीं, यहां सही है एनसीईआरटी में, यहां 6 लगेगा और यहां 6। जरा एक बार देखते हैं। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि मैंने आपको इसमें प्रोसेस क्यों नहीं बताया, तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मतलब बैलेंसिंग सही से नहीं, मतलब बैलेंसिंग क्या, सबके सब में डिस्पैरिटी है। तो इस टाइप के अगर रिएक्शन आते हैं ना, तो इसे आप याद कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब ये बैलेंस है, 6 कार्बन 6 कार्बन, 6 2 12 12 और 12 12 12 24 ऑक्सीजन एटम, यहाँ 6, तो बाकी 18 बचने चाहिए। 6 इधर और 6 2 12 12 6 18 और 6 24 हो गया ना। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 24 है, 12 2 24, और वहां पर 6 2 12, यहाँ 12 और यहाँ 12, ये भी 24 हो गए। तो दोस्तों ये फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल है। इसे छोड़िए, आप बैलेंसिंग से मत कीजिए, इसे मतलब आप नॉर्मल याद रखिए। देखिए, याद रखना भी इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इसमें आपको ये याद रखना है कि वाटर के सामने 12 कोएफिशिएंट है, बाकी सब जगह 6 है, और ग्लूकोज के सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है। ग्लूकोज के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है, वाटर के पास 12 कोएफिशिएंट है, और बाकी सबके पास 6 है।
तो यही था फोटोसिंथेसिस का। अब वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जा सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ रिएक्शंस प्रैक्टिस करा दी जाए। वैसे कितने रिएक्शंस होंगे देखता हूँ। दोस्तों रिएक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो मेरे से लगता नहीं है कि वीडियो में हो पाएगा इतना ज़्यादा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बाद में आप मुझे कमेंट कर ही सकते हैं। कमेंट का रास्ता हमेशा के लिए खुला है। चलिए दोस्तों, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल यहां लिखा है कि हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है H2, क्लोरीन भी एक गैस होती है, वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये दोनों मिला के देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें इसको बैलेंस करना है। हाँ, यहां पर क्या क्या एलिमेंट है, H और Cl, दो ही एलिमेंट है। आपने यहां लिखा है कि नहीं, ये एग्जांपल है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन 2 है, और दोनों तरफ एक एक है। दोनों में ज्यादा डिस्पैरिटी किसमें, दोनों में डिस्पैरिटी सेम है। अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि RHS में क्लोरीन के लिए 2 मल्टीप्लाई किया, तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसा देखेंगे तो क्लोरीन तो 2 हो गया, क्लोरीन 2 हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया ना रिएक्शन। ये एकदम सिंपल एग्जांपल था। थोड़ा जल्दी, क्योंकि ये वीडियो मतलब समाप्त होनी चाहिए लेकिन समाप्त हो नहीं रही है। मैं एक दो एग्जांपल ज्यादा ले रहा हूं इसलिए। इसके बाद दोस्त 2 और वीडियो आएगी इसी चैप्टर पे। चलिए मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं, अगर आपका छूट गया है तो। यहाँ H था, यहाँ Cl, 2 2 1 1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया। थोड़ा स्पीड। 2 और एग्जांपल करेंगे, बाद में फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरे फोन की बैटरी मर ना जाए। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड। देखिए बेरियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है BaCl2। इसका रिएक्शन किया एल्यूमिनियम सल्फेट से, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो बना बेरियम सल्फेट और बना एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए हमने क्या किया ना, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का रिएक्शन किया, ये रिएक्टेंट हुए LHS में, और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये थी, तो इसे बेरियम सल्फेट बना और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एलिमेंट्स है बेरियम, क्लोराइड, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। देखिए सल्फेट कोई एलिमेंट नहीं होता, SO4। सल्फर और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट अलग अलग है। पहला एलिमेंट था बेरियम, फिर क्लोराइड, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। अब सबके हम इसके नापतोल करते हैं, तो LHS में बेरियम एक ही है पूरे LHS में, RHS में भी बेरियम एक है, यानी कि बेरियम बैलेंस है। क्लोरीन देखेंगे तो LHS में है 2 और RHS में है 3, क्लोरीन में ही डिस्पैरिटी है। फिर एल्यूमिनियम यहाँ पे दोस्तों 2 है। अब यहाँ पे देख रहे कि नहीं देख रहे, LHS में एल्यूमिनियम 2 है, मतलब 2 एटम है एल्यूमिनियम के, और RHS में एल्यूमिनियम 1 है, यानी कि दोस्तों एल्यूमिनियम में भी डिस्पैरिटी है। बाद में सल्फर यहाँ, अब देखिए यहाँ पे सल्फर का थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ये जो 3 है ना, ये क्या 3 बताता है कि ये SO4 3, मतलब बताता है कि ये ऐसा है, S3 भी है और O4 का 3 है। इन शॉर्ट ये दोस्तों क्या हो गया, S3O12। इसको आप कैसे पा सकते हैं यहां से कि ये 3 यहां मल्टीप्लाई और ये 3 यहां मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मतलब ये होता है कि वो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मैं सल्फर गिनूं तो सल्फर कितना होगा, सल्फर होगा SO4 3, यानी कि दोस्तों ये 3 सल्फर के साथ मल्टीप्लाई होकर सल्फर को बना देता है 3, और वहां पर सल्फर है 1। ऑक्सीजन यहां पर कितना हो गया,
4 3 12। ऑक्सीजन के यहाँ पे 12 एटम है और वहां कितना ऑक्सीजन है, 4 एटम है। तो ये था लेखा जोखा। अब हमें इसे बैलेंस करना है। अब देखिए बैलेंस में बेरियम तो पहले से बैलेंस है और बाकी सब में डिस्पैरिटी ही है, और सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी ऑक्सीजन में दिख रही है आपको 4 और 12 की। तो दोस्तों यहाँ मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कहाँ किया, ऑक्सीजन के आरएचएस में। ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए तो इसी के साथ क्या हो गया, क्या क्या हो गया, यहाँ पे 3 बेरियम आ गया, मतलब यहाँ पे आरएचएस में ही बेरियम ही हो गया 3। तो दोस्तों अगर 3 बेरियम आ गया तो इस 3 को यहां भी बैलेंस करना होगा। मैं यहां पे भी एलएचएस में भी कर देता हूं 3। अभी देखिए फिर भी बेरियम बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 2 बैलेंस हो गए। आप इतना लिख लीजिए पहले। अब क्लोरीन कितना हुआ, क्लोरीन हो गया 3 2 6 क्लोरीन हो गया। मतलब दोस्तों यहां पर क्लोरीन क्या जगह आप मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्लोरीन हो चुका है 6। एलएचएस में, आरएचएस में क्लोरीन कितना है, 3 है। तो अगर इसे करना है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, क्लोरीन के आरएचएस में। आरएचएस में क्लोरीन है यहाँ पर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 लग गया। इसी के साथ बेरियम बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, 3 बैलेंस हो गए। अब एल्यूमिनियम और सल्फर की बारी है। एल्यूमिनियम में देखिए दोस्तों यहाँ पे एलएचएस में तो था 2 और आरएचएस में पहले 1 था, लेकिन अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होकर आरएचएस में बन गया है 2। तो इसी के साथ एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब सल्फर की बारी। सल्फर कितना है, यहां पर 3 है एलएचएस में। आप समझ रहे हैं कि नहीं, एलएचएस में सल्फर है 3 और आरएचएस में कितना है, देखिए दोस्तों आरएचएस में भी 3 हो गया। यानी कि इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। देखिए बैलेंसिंग शुरू कहां से हुई थी, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को बैलेंस बस करते गए और थोड़ा बस दिमाग लगाएंगे ना तो ये एकदम सिंपल। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए तो आपने लिखा होगा, आपको समझ में आया कि नहीं, मेन बात वो है। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, ये वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।